सड़क पर दौड़ती कार, कार में सवार 5 लड़कियां और सफर में सेक्स, एक घिनौना रैकेट। ये कहानी उस रैकेट की है जिसके खुलासे ने पुलिस वालों को भी कर दिया है सन्न। दास्तान सड़क पर दौड़ती कार और उसमें जिस्म फरोशी की है, सफर में सेक्स की है, एक ऐसे घिनौने खेल की है जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। वो खूबसूरत लड़कियां इसी तरह से लोगों को फोन कर उन्हें अपने हुस्न के जाल में फांसती थीं। मीठी मीठी बातों से वो इसी तरह उन्हें अपने पास बुलाती थीं और फिर रात के सन्नाटे में सड़क पर दौड़ती कार में वो खेलती थीं अय्याशी का खेल। वीरान सड़कों पर जहां कोई नहीं होता था, वो कार धीरे धीरे चलती थी और धीरे धीरे ही कार में शुरू होता था जिस्म फरोशी का खेल। सफर के दौरान सेक्स का ऐसा घिनौना खेल जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। रात के अंधेरे में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की सड़कों पर वो कार इसी तरह महीनों से घूम रही थी। लोग बेखबर थे और चलती कार में सेक्स का घिनौना रैकेट जारी था। लड़कियां फोन करके लोगों को अपने पास बुलाती थीं और उनसे कहती थीं, आज रात मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलिए, सफर शानदार रहेगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। कार सड़कों पर दौड़ेगी और मैं सारी रात आपसे मीठी बातें करती रहूंगी। कार में बैठी उन लड़कियों की बातें बहुत ही दिलचस्प होती थीं। वो धीरे धीरे लोगों के सामने अपनी अदाओं का जाल बिछाती थीं। जो लोग मुंह मांगी कीमत अदा करने को तैयार हो जाते थे, वो लड़कियां खुद को उनके सुपुर्द कर देती थीं। वो कार में बैठकर उनके साथ घूमने निकल जाती थीं। वीरान सड़कों पर कार धीरे धीरे गुजरती थी और सफर के दौरान कार में होता रहता था जिस्म फरोशी का खेल। शहर की पुलिस इस बात से अनजान थी। उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि रात के अंधेरे में वीरान सड़कों पर हर रोज गुजरती है एक कार और उस चलती कार में होता है सेक्स का घिनौना कारोबार। चलती कार में सेक्स के इस घिनौने धंधे में 5 लड़कियां शामिल थीं। वो पांचों लड़कियां एक महिला और पुरुष दलाल के साथ लोगों को अपने हुस्न के जाल में फांसती थीं और फिर चलती कार में चलता था जिस्म फरोशी का धंधा। ये तस्वीर उसी कार की है जिसमें सेक्स रैकेट को अंजाम दिया जा रहा था और ये हैं वो लड़कियां जो इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थीं। इन लड़कियों की उम्र 18 से 22 साल के बीच बताई जा रही है और इनकी सरगना है 35 साल की एक महिला मंजू लता। पुलिस के मुताबिक करीब 2 महीने पहले भुवनेश्वर के नयापल्ली पुलिस ने मंजू लता को जिस्म फरोशी के धंधे के आरोप में पकड़ा था, लेकिन वो जमानत पर छूट गई और फिर पुलिस से बचने के लिए उसने धंधे में शामिल लड़कियों के साथ शुरू कर दिया सेक्स ऑन व्हील का नया फंडा। पुलिस के मुताबिक मंजू लता और उसके धंधे से जुड़ी लड़कियां ग्राहकों को फोन करके अपने पास बुलाती थीं और फिर चलती कार में चलता था जिस्म फरोशी का धंधा। पुलिस के मुताबिक मंजू लता करीब 2 महीने से नजरों में धूल झोंककर कार में सेक्स का कारोबार चला रही थी। उसने सोचा था कि चलती कार में सेक्स के कारोबार की भनक कभी भी पुलिस को नहीं लग पाएगी और उसका धंधा चलता रहेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। पुलिस को उसके घिनौने खेल की भनक लग गई और फिर देह के धंधे में शामिल लड़कियों के साथ ही वो भी पकड़ी गई। डिटेक्शन हुआ है जो कि एक कार के अंदर चल रहा था, उसमें से एक लड़का एंड 6 गर्ल्स रेस्क्यू हुए हैं, उनमें से एक पिंक भी है। तो पिंक और लड़का दोनों को फॉरवर्ड किया गया है और अभी जो रेस्क्यू हुए हैं 6
वुमेन उनको हमारा जो शेल्टर होम उसमें हम दे दिए हैं। रिसेंट टाइम में शायद ये फर्स्ट टाइम है, तो हम उसको भी देख रहे हैं कि क्यों गाड़ी के अंदर ऐसा चल रहा है, तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन। पुलिस अब महिला दलाल मंजुलता से पूछताछ कर उसके पूरे नेटवर्क की तहकीकात में जुटी है। सनसनी के लिए भुवनेश्वर से रजनीकांत बिस्वाल की रिपोर्ट। यह कहानी उस परिवार की है जिसने बड़े ही अरमानों से अपनी लाडली बेटी की शादी की थी, लेकिन आरोप है कि दहेज के लालची ससुराल वालों ने उनकी बेटी की हत्या कर दी। और अब दहेज हत्या की इस कहानी से शहर में भड़क उठा है लोगों का गुस्सा। फ्रीजर में बंद सड़क पर लाश और गुस्से का सैलाब। हरियाणा के जींद की सड़क पर हर कोई गुस्से में है। हर किसी के सीने में जल रही है एक बेटी के मौत के बदले की आग। हर कोई गुस्से से भरा हुआ है और कर रहा है नारेबाजी। ये नारेबाजी उन लोगों की है जिनकी लाडली बेटी की जान ले ली गई, जिनकी बेटी को जहर खिलाकर मौत के घाट उतार दिया गया और वजह बना है दहेज का लालच। ये एक मां का गुस्सा है, ये एक मां का दर्द है, ये एक मां के आंसू हैं। जिस बेटी को जींद के रहने वाले एक परिवार ने नाजों से पाला था, बड़े ही धूमधाम से 6 साल पहले शादी की थी, वही बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। ससुराल में उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई है और अब रह गई है तो दहेज की वो कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। वालों ने इस लड़की को पॉइजन दे के मार दिया और रेलवे लाइन पर छोड़ दिया। घर वाले पहुंचे तो लड़की ने बयान दिया कि मेरे ससुराल वालों ने मार दी, वो मतलब दवाई दे दी और घर पहुंच गई लड़की, घर जाके दम तोड़ दिया और उचाना है उनकी एडमिट करवाया, फिर उचाना वाला ने रेफर जींद कर दिया। उसके बाद पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। परिवार वालों का कहना है कि उनकी बेटी रितु को शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। रविवार को ससुराल वालों ने उनकी बेटी को धोखे से जहर दे दिया, जिसके बाद सोमवार को उसकी मौत हो गई। लड़की के घर वालों का आरोप है कि उन्होंने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस की कार्रवाई न करने से नाराज होकर ये लोग अपनी लाडली बेटी के शव को फ्रीजर में रखकर पूरे शहर में घुमा रहे हैं। घर वाले गांधीवादी तरीके से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। गोली देके मारा गया है, सल्फास की गोली देके मारा गया इसको और फिर रेलवे लाइन पे फंसा दिया गया है। फिर वहां से उठा के लाए, फिर अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन अस्पताल में इसको रात को मौत हो गई इसकी। लेकिन प्रशासन इसके बारे में कोई देख नहीं कर रहा। प्रशासन कह रहा है हम गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा और उसके बारे में ना तो कोई पुलिस वाला ना और कोई कुछ कह ही नहीं रहा। इस पूरे वाकये में सबसे शर्मनाक पहलू तो तब सामने आया जब जनता की सुरक्षा में लगे जिले के डीएसपी साहब ने कहा कि शादी हमारी मर्जी से नहीं करवाई गई थी। परिवार वाले शव को फ्रीजर में डालकर शहर के मुख्य चौराहों से होकर गुजर रहे थे तो डीएसपी साहब पीड़ित परिवार वालों से उलझ गए। उनके बिगड़े बोल की बानगी आप भी सुन लीजिए। करी होगी, रिश्तेदार तो थारे होंगे, तो मैंने देख भाड़ के कराया हुआ रिश्ता पुलिस करकाई दी या सरकार करकाई दी। रुकिए रहा 1 मिनट, आराम से बात कर, तेरा गुलाम नहीं हूँ मैं, बात कर आराम से बात कर, आराम से बात कर, इतना ऊपर नहीं जरूरत नहीं है। इस पूरी घटना के बाद पुलिस का कहना है कि मृतिका के परिजनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सवाल ये उठता है कि दहेज की आग में कब तक
बेटियां ऐसे ही जलती रहेंगी? सनसनी के लिए जींद से सोमनाथ गोयल की रिपोर्ट। सनसनी में अब दास्तान उस बहू की जिसकी जिंदगी में सारी खुशियां थी। घर में उसकी परवाह करने वाला उसका पति था, उसे बहुत प्यार करने वाली बेटी भी थी, लेकिन इसके बाद भी उसका दिल घर में नहीं लगता था क्योंकि उसे किसी और से मोहब्बत थी। और फिर अपनी उसी मोहब्बत की खातिर उस औरत ने ऐसी खतरनाक साजिश रची जिसने हर किसी को दहला दिया। ये तस्वीरें पति पत्नी के एक प्यार भरे रिश्ते की गवाह हैं। पति का नाम महेश और पत्नी का नाम गोपी। गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले महेश और गोपी की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थीं। उनकी 6 साल की बेटी थी। गोपी को बहू के रूप में पाकर उसकी सास भी बेहद खुश थी क्योंकि गोपी एक अच्छी बहू की तरह सभी का ख्याल रखती थी, हर किसी की छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखती थी। आस पड़ोस के लोग भी गोपी बहू की तारीफें करते नहीं थकते थे। गोपी का पति महेश अहमदाबाद के ही एक सिनेमा घर में नौकरी करता था। गोपी और महेश की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रोज इस परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई। घर की लाडली गोपी बहू को एक शख्स से मोहब्बत हो गई और फिर उस नापाक मोहब्बत के अंजाम से हर कोई थर्रा उठा। तारीख थी 9 मई 2016। अहमदाबाद पुलिस को ढोलक हाईवे पर मिली एक लाश। वो लाश थी महेश पटेल की। पहली नजर में देखने से लगा कि महेश की मौत हादसे में हुई है। किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मारी और फिर रौंदते हुए चली गई। लेकिन जब पुलिस ने हादसा दिख रही इस वारदात की गहनता से जांच की तो कुछ बातों ने पुलिस के दिल में शक पैदा कर दिया। पुलिस को हादसा दिख रही महेश की मौत की कहानी में पहला शक हुआ सड़क के किनारे पड़ी उसकी मोटरसाइकिल से। दरअसल महेश की लाश जिस जगह पर मिली थी उसकी बाइक वहां से काफी दूर पर पड़ी हुई थी। इस बात से पुलिस के दिल में यह सवाल पैदा हुआ कि अगर किसी गाड़ी ने महेश को टक्कर मारी तो फिर बाइक और लाश के बीच इतनी दूरी कैसे आ गई। जांच में पुलिस के सामने एक और चौंकाने वाली बात का खुलासा हुआ। पुलिस ने महेश की बाइक की जांच की तो उसमें एक भी खरोंच नहीं थी और ना ही कोई टूट फूट हुई थी। महेश की मोटरसाइकिल की हालत देखकर कहीं से भी यह नहीं लग रहा था कि बाइक किसी हादसे की शिकार हुई है, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो मोटरसाइकिल का सही सलामत होना नामुमकिन था। इन दो बातों ने पुलिस के दिल में इस बात का शक पैदा कर दिया कि महेश की मौत की कहानी जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। और ऐसे में पुलिस के जहन में यह सवाल मंडराने लगा, अगर महेश की मौत हादसे में नहीं हुई तो फिर इसके पीछे किसी की गहरी साजिश है, यानी बड़े ही शातिराना तरीके से महेश का कत्ल किया गया है और मौत को हादसे का रंग देने की कोशिश की गई है। पुलिस ने इसी दिशा में अपनी जांच आगे बढ़ाई। शक के आधार पर पुलिस ने महेश की पत्नी गोपी से पूछताछ की तो उसके बयान सुनकर पुलिस को उस पर शक हो गया। अपने शक को पुख्ता करने के लिए पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाया तो सामने आई घर की लाडली गोपी बहू की नापाक मोहब्बत की दास्तान। मुखबिरों के जरिए पुलिस को पता चला कि गोपी और उसके पति महेश के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे और उन झगड़ों की वजह था दशरथ नाम का एक शख्स, वो शख्स जिसके साथ गोपी के नाजायज रिश्ते थे। पुलिस के सामने जैसे ही गोपी और दशरथ की नापाक मोहब्बत का खुलासा हुआ, पुलिस ने फौरन गोपी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस की पूछताछ में गोपी ने किया अपने पति के कत्ल की साजिश का खौफनाक खुलासा। गोपी ने पुलिस को बताया कि वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती थी और उसी दौरान दशरथ के साथ उसकी आंखें चार हो गईं।
वक्त गुजरा तो दोनों के रिश्ते भी गहरे होते गए और फिर दशरथ की नापाक मोहब्बत में डूबी गोपी अपने पति से बेवफाई करने लगी। दोनों अक्सर मिलने जुलने लगे। 2 सालों तक गोपी अपने पति महेश की आंखों में धूल झोंक कर अपने प्रेमी दशरथ से मिलती जुलती रही। लेकिन एक रोज महेश को अपनी पत्नी की करतूतों की भनक लग गई और फिर पति पत्नी के बीच झगड़े की शुरुआत हो गई। अपनी पत्नी गोपी की नापाक मोहब्बत के सामने आने के बाद महेश उस पर दशरथ का साथ छोड़ने का दबाव बनाने लगा, लेकिन गोपी किसी भी हाल में दशरथ को छोड़ना नहीं चाहती थी। ऐसे में उसे अपने पति और अपने प्रेमी में से किसी एक को चुनना था। उसने अपने प्रेमी का साथ देने का फैसला किया और अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। पुलिस के मुताबिक गोपी ने खुलासा किया कि महेश को रास्ते से हटाने के लिए उसने अपने प्रेमी दशरथ के साथ उसके कत्ल की साजिश रची। महेश के पास कुछ एकड़ जमीन थी जो विवादों में फंसी थी। वो उसे बेचना चाहता था। इसी बात का फायदा उठाकर दशरथ एक प्रॉपर्टी डीलर बनकर उससे मिला। पहले उसने महेश का भरोसा जीता और फिर एक रात उसे डिनर के लिए अपने फार्म हाउस पर बुलाया। किसी भी साजिश से अनजान महेश दशरथ के फार्म हाउस पर पहुंचा। वहां दशरथ अपने कुछ साथियों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। उन सभी ने महेश को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। महेश बेहोश हो गया और फिर वो सभी उसे गाड़ी में डालकर हाईवे पर ले गए। वहां उन्होंने महेश को गाड़ी से नीचे उतारा और फिर उस पर गाड़ी चढ़ाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मामले को हादसे का रंग देने के लिए उन लोगों ने उसकी मोटरसाइकिल को भी वहीं छोड़ दिया। पुलिस को रनोड़ा से चंडीसर जाने वाले रास्ते के ऊपर एक डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने स्थल की तपास करी, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करवाई, एफएसएल को वहां बुलाया गया। लेकिन जिस तरीके से लाश मिली थी वो काफ़ी शंकास्पद लग रही थी। एक तो इंक्वेस्ट भरते समय पुलिस को ऐसी ईजा भी मिली जो एक्सीडेंट से नहीं हो सकती थी, और साथ ही साथ जो वाहन था, जो स्प्लेंडर गाड़ी वहाँ पर मिली थी, उसको कोई डैमेज नहीं हुआ था। तो प्राइमा फेसी जो है पुलिस को उसमें शक हुआ। पुलिस से बचने के लिए गोपी ने भी अपना मोबाइल फोन पानी में डाल दिया ताकि पुलिस को मोबाइल की तलाशी में कुछ ना मिले और किसी को भी उसकी साजिश की भनक ना लग पाए। लेकिन पुलिस की तहकीकात में कातिल बहू का चेहरा बेनकाब हो गया और फिर पुलिस ने उसके प्रेमी दशरथ के साथ ही कत्ल में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 6 आरोपियों की इसमें धरपकड़ की गई है। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है दशरथ ठाकुर, और वारदात इस तरीके से हुई कि जहाँ पे ये इंसिडेंट बना उसके पास में एक फार्म हाउस था। जो महेश है उसको डिनर करने के लिए लोग फार्म हाउस पर लेके गए थे, दशरथ ठाकुर उसकी टीम। वहाँ पर उसके साथ मारामारी करी, थोड़ा वो बेभान हुआ तो उसको उनकी स्विफ्ट गाड़ी में उठा के वो हाईवे तक लाए। वहाँ पे उसकी बॉडी को रखा और उसके ऊपर आगे गाड़ी चढ़ा दी। पीछे से लाके उसकी स्प्लेंडर बाइक पर चढ़ा के वहाँ पर रख दी गई। इसकी प्लानिंग जो है, जो मारने का कारण था वो मरण जनार की वाइफ और जो दशरथ ठाकुर है उनके बीच में अनैतिक संबंध का था, और इसी कारण से दोनों ने प्लानिंग करी और बाकी आरोपियों को बुला के इस तरीके से घटना को अंजाम दिया। फिलहाल गोपी पुलिस की गिरफ्त में है। महेश की मौत हो चुकी है और उनकी 6 साल की बेटी जिंदगी भर के लिए माँ बाप के प्यार से महरूम हो गई। नाजायज रिश्ते की आग ने एक परिवार की खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए खाक कर दिया है। सच्ची घटना के लिए अहमदाबाद से हरमेश सुखड़िया की रिपोर्ट। इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क भी क्या क्या नहीं करवाता। यह कहानी एक ऐसी दीवानी की है जो इश्क की आग में चल रही थी।
अपने प्रेमी से शादी करने के सपने संजो रही थी और उसी सपने को पूरा करने के चक्कर में वो बन गई कानून की गुनहगार। मोहब्बत जिसके लिए फरहाद ने पहाड़ों का सीना चीरकर दूध का दरिया बहा दिया, मोहब्बत जिसके लिए मजनू ने सहराओं की खाक जानी, उसी मोहब्बत के लिए काबुल का ये पठान सरजमीन हिंदुस्तान से मोहब्बत का खैर मांगने आया है। आजमाइश कड़ी है, इम्तिहान मुश्किल, लेकिन हौसला बुलंद। मोहब्बत दुनिया से टकराने से भी नहीं कतराती। मोहब्बत में डूबा इंसान अपने इश्क के लिए हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहता है, क्योंकि दीवानों के लिए इश्क ही उनका मजहब है और इश्क ही है उनका ईमान। ये कहानी भी एक ऐसी ही दीवानी की है जो हर हाल में अपनी मोहब्बत को पाना चाहती थी। अपने प्रेमी को पाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी, लेकिन उसकी इसी चाहत ने उसे कानून का गुनाहगार बना दिया। बदन पर खाकी और चेहरे पर नकाब, इस लेडी इंस्पेक्टर को देखकर क्या सोच रहे हैं आप? यही ना कि आखिर इसका गुनाह क्या है? इस वर्दी वाली ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इसे अपना चेहरा छिपाना पड़ रहा है, आंसू बहाने पड़ रहे हैं। तो सुनिए, बदन पर यह खाकी नकली है और ये लेडी इंस्पेक्टर फर्जी है। इसने तो सिर्फ अपनी मोहब्बत को पाने के लिए पुलिस की वर्दी का सहारा लिया। अपने प्रेमी के घर वालों को दिखाने के लिए ये लेडी सिंघम बनकर इलाके में रौब झाड़ती रही, लोगों को बताती रही कि ये पुलिस वाली है। लेकिन एक रोज इस नकली लेडी इंस्पेक्टर का सामना असली पुलिस वालों से हो गया और फिर इसका ये फर्जी खेल बेनकाब हो गया। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर गुरदासपुर की रहने वाली कमलजीत कौर नाम की इस लड़की ने मोहब्बत को पाने के लिए पुलिस की वर्दी क्यों पहनी। तो सुनिए, मामला कुछ यूं है कि इसके प्रेमी के घर वालों को सरकारी नौकरी करने वाली बहू चाहिए थी। BCA पास इस लड़की के पास कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं और ये अपने प्रेमी से हर हाल में शादी करना चाहती थी। इसीलिए इसने अपने प्रेमी और उसके घर वालों को धोखा देने के लिए पुलिस की ये नकली वर्दी पहन ली। वर्दी पहनकर ये एक रोज अपने इलाके में लौटी और इसने सभी को बताया कि इसकी सरकारी नौकरी लग गई है। ये पुलिस में ASI बन गई है। 2 सालों तक कमलजीत कौर पुलिस की नकली वर्दी पहनकर इलाके में रौब झाड़ती रही, अपने प्रेमी और उसके घर वालों को धोखा देती रही। लेकिन एक रोज किसी ने पुलिस को खबर कर दी और फिर इसका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲਵ ਫੇਅਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਵਰਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਖਬਰ ਖਾਸ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਲੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣੀ ਆ, जिस ते ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ पकड़िया। अपने प्रेमी से शादी करने के लिए कमलजीत कौर ने वर्दी पहनकर न सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकी बल्कि कानून की गुनाहगार भी बन गई। अब पुलिस इस प्रेम दीवानी को इसके किए की सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। सनसनी के लिए गुरदासपुर से गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। सनसनी विवादों में घिरे इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनसे जुड़े 2 लोग जबरन धर्मांतरण कराने
और लोगों को आतंकी संगठन आईएस में भेजने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब खुलासा यह हुआ है कि जाकिर नाइक के जरिए करीब 800 लोगों का धर्मांतरण हुआ था और हर धर्मांतरण पर 50,000 रुपए खर्च होते थे। देखिए यह सनसनीखेज रिपोर्ट। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु माशाअल्लाह सिस्टर, you are a Muslim. Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. Mashallah, you become Muslim. Mashallah sister, you are a Muslim and Allah subhanahu wa ta'ala. कुछ इसी तरह से जाकिर नाइक ने न जाने कितने लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया, फिर चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो या कोई विदेशी। जाकिर अपनी सभा में आने वालों को ऐसा पाठ पढ़ाते हैं कि वो अपना धर्म छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। You are doing out of your own free will. हालांकि ये दावा जाकिर नाइक का है कि उनकी सभाओं में धर्म परिवर्तन करने वाले अपनी मर्जी से ऐसा करते थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया है वो जाकिर की मुश्किलें बढ़ा सकता है। मुंबई पुलिस के मुताबिक जाकिर नाइक और उनकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन अब तक 800 लोगों का धर्मांतरण करवा चुकी है। इन लोगों को न सिर्फ मुसलमान बनाया गया बल्कि उन्हें इसके लिए पैसे भी दिए गए। दावों के मुताबिक एक आदमी के धर्म परिवर्तन पर करीब 50,000 रुपए तक खर्च किए जाते थे। मुंबई पुलिस के मुताबिक इस काम के लिए जाकिर की संस्था IRF को सऊदी अरब जैसे देशों से पैसा मिलता था। मुंबई पुलिस ने अब इस बात की पड़ताल शुरू कर दी है कि जिन 800 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, क्या उन्हें जबरदस्ती इसके लिए मजबूर किया गया। दरअसल ये खुलासा तब हुआ जब महाराष्ट्र ATS और केरल पुलिस की ज्वाइंट टीम ने मुंबई के पास कल्याण की इस बिल्डिंग से रिजवान खान नाम के आदमी की गिरफ्तारी की। रिजवान की गिरफ्तारी आतंकवादी संगठन IS से उनके रिश्तों को लेकर हुई, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को उसके घर से 800 लोगों के धर्मांतरण से जुड़े दस्तावेज मिले। रिजवान से पहले पुलिस ने मुंबई में ही जाकिर की संस्था IRF से जुड़े अर्शी कुरैशी को गिरफ्तार किया था। अर्शी कुरैशी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का गेस्ट रिलेशन ऑफिसर है। कुरैशी पर आरोप है कि उसने केरल की एक लड़की मैरिन और मरियम का धर्म परिवर्तन कर उसे ईसाई से मुस्लिम बनाया और फिर उसे आतंकवादी संगठन IS में शामिल होने के लिए भेज दिया। पुलिस की छानबीन में सामने आया है कि रिजवान अर्शी के लिए ही काम किया करता था, यानी जाकिर की संस्था से जुड़े अर्शी कुरैशी और रिजवान खान धर्म परिवर्तन के रैकेट के प्रमुख किरदार हैं। रिजवान खान सीधे तौर पर जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से नहीं जुड़ा था, लेकिन वो IRF के गेस्ट कोऑर्डिनेटर अर्शी कुरैशी के लिए काम करता था। इनकी मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार थी। जाकिर नाइक के भाषणों को सुनकर प्रभावित हुए लोग धर्म परिवर्तन कराने के लिए IRF से संपर्क करते थे। IRF में संपर्क होने के बाद IRF के लोग इन लोगों को अर्शी कुरैशी के पास भेजते थे। अर्शी कुरैशी इन्हें IRF के दफ्तर में या पनवेल स्टेशन के पास मिलता था। अर्शी को जब इस बात का भरोसा होता कि मिलने वाला व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो वो उस व्यक्ति को रिजवान खान के पास भेजता। रिजवान की जिम्मेदारी होती मैरिज सर्टिफिकेट, आजाद मैदान के किला कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स या इस धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरा करने का। धर्म परिवर्तन के मामले में जाकिर की संस्था से जुड़े अर्शी कुरैशी का नाम तब सामने आया जब केरल से गायब 21 युवक युवतियों में से एक मैरीन और मरियम के भाई एबिन जैकब ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी बहन को अर्शी ने बहला फुसलाकर ईसाई से मुस्लिम बना दिया। यही नहीं, मरियम की शादी याहिया नाम के ऐसे शख्स से हुई जो खुद भी पहले ईसाई था और कुरैशी के कहने पर मुस्लिम बना। जानकारी के मुताबिक धर्म परिवर्तन करवाने वालों को कुरैशी और रिजवान मुंबई के अलग अलग होटलों में ठहराते थे।
मुंबई के कोलाबा स्थित यही वो होटल सी व्यू है जहां केरल से आईएस में शामिल होने के लिए गायब हुए फातिमा और ईसा करीब 2 दिन तक ठहरे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फातिमा और ईसा केरल से यहां मुंबई धर्म परिवर्तन कराने आए थे और इस काम में उन्हें अर्शी और रिजवान इन दोनों ने मदद की थी और यहाँ ठहरने में भी उनकी तरफ से मदद मिली थी। फातिमा और ईसा केरल से गायब हुए हैं और ईसा का ही जो छोटा भाई है याया, उसकी पत्नी मरियम, इन दोनों ने भी अर्शी की मदद से ही धर्म परिवर्तन कराया था और वो भी अचानक गायब हो गए हैं। बताया जा रहा है ये चारों उन 21 लोगों में से हैं जो केरल से गायब हुए और आईएस में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र एटीएस इस बात की छानबीन कर रही है कि आखिर होटल सी व्यू की तरह ऐसे कितने होटल, कितने लॉज या कितने ऐसे घर हैं जहां पर रिजवान और अर्शी इन दोनों ने ऐसे लोग जो धर्म परिवर्तन कराने आते हैं उनको ठहराया था। हमने सी व्यू नाम के इस होटल के अंदर जाकर यहाँ के मैनेजर से बात की तो उसने इस बात की पुष्टि की कि केरल पुलिस पूछताछ के लिए यहाँ आई थी। कुरैशी जिन लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मुंबई बुलाता था उनके बारे में सारी जानकारी रिजवान खान को दी जाती थी और फिर रिजवान उसके धर्मांतरण की प्रक्रिया को पूरा करवाता था। धर्मांतरण का आखिरी पड़ाव होता मुंबई के आजाद मैदान स्थित ये किला कोट। इसी किला कोट में रिजवान उस व्यक्ति को ले आता जिसका धर्मांतरण हो रहा है। अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किया जाता। इस बयान के जरिए इस्लाम कबूलने के बाद रिजवान उस बयान की नोटरी करता। साथ ही साथ बदले हुए नाम का एफिडेविट भी रिजवान उस व्यक्ति को करके देता ताकि भविष्य में उस व्यक्ति या उसके परिवार को किसी काम में दिक्कत ना हो पाए। अगर कोई मर्जी से अगर बदलना चाहता है तो उसको तो एक कानूनी तौर पे अगर बताना हो तो उसको एक डिक्लेरेशन की आवश्यकता है और जो गैजेट नोटिफिकेशन जो निकलता है अगर उसमें वो डिक्लेरेशन कर दे कि मैं पहले ये धर्म का था, अभी मैंने इसके पश्चात ये धर्म का स्वीकार किया है, तो वो उचित रहेगा। अल जजीरा चैनल के एक कार्यक्रम में रिजवान ने माना था कि वो धर्म परिवर्तन करवाता है। कोर्ट में धर्मांतरण की प्रक्रिया पर रिजवान ने कहा था, लीगली डॉक्यूमेंट्स इसलिए क्योंकि इस्लाम में शरीयत में अगर कलमा पढ़ लिया तो समझो मामला हो गया, लेकिन भारत सरकार में जो है उसमें लिखित में बयान लेना, अपनी तरफ से उसे नोटराइज कराना, ये कानून बना हुआ है। उसके लिए ये तमाम चीजें करनी पड़ती है। उसके तहत जो उनकी समस्याएं आती हैं, जैसे उनका पुराना नाम एक रहता है और फिर इस्लामिक नाम अलग होता है, तो हम सारा कानूनी काम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि रिजवान बहला फुसलाकर लोगों का धर्मांतरण करवाता था और इस काम की कीमत जाकिर नाइक की संस्था से वसूलता था। जानकारी के मुताबिक कोर्ट में दस्तावेजों को तैयार करने के खर्च से लेकर लोगों को ठहराने तक की प्रक्रिया में प्रति व्यक्ति करीब 50,000 रुपए का खर्च आता था। इसीलिए धर्मांतरण की पूरी प्रक्रिया के बाद रिजवान वाउचर बनाकर कुरैशी को देता था और कुरैशी आईआरएफ की तरफ से ये पैसा रिजवान को दिलवाता था। रिजवान की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को इस तरह के वाउचर भी मिले हैं। धर्मांतरण से जुड़े इन खुलासों के बाद जाकिर नाइक और उसकी संस्था की जांच की मांग और तेज हो गई है। 50-50 हजार रुपए देकर धर्मांतरण कराने का काम कर रहे हैं। उनके साथियों के नाम भी इसमें आए हैं। हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार इस पर बारीकी से जांच करे और कहां से पैसा आ रहा है इनके पास, कौन लोग पैसा भेज रहे हैं, और ये भी जानकारी मिली है कि आतंकवादियों से इनके संबंध हैं। तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र की सरकार इसकी बारीकी से जांच करेगी। देश का संविधान कहता है 18 साल की उम्र के लोग अपनी मर्जी से किसी धर्म में जा सकते हैं। तो जाकिर नाइक ने 800 कराया या 8,000 कराया या 8 लाख कराया, व्हाट इज दिस? कानून को दावे कराया। हाँ, कोई व्यक्ति ये कहता है कि जाकिर नाइक ने जबरदस्ती मुझे लालच दिया, मुझे डराया धमकाया, मारने की धमकी दी, तो जाकिर नाइक पे केस होना चाहिए। मामला सिर्फ धर्म परिवर्तन तक का ही नहीं है। केरल की मरियम का केस हो या फातिमा, ये दोनों ही फिलहाल लापता हैं और माना जा रहा है कि इन्हें आईएस में शामिल होने के लिए सीरिया भेजा गया है। अगर ये सारे आरोप साबित हो जाते हैं तो जाकिर नाइक की मुश्किलें बढ़ना तय है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।